अस्सलाम अलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुश उम्दीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुने। शुक्रिया। कितनी ही देर से मैं टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। धीरे धीरे रात का वक्त हो रहा था। यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर था और मैं सोच रहा था अगर कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मेरे घर की तरफ ही जा रही हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एक तो अपने मुझसे बात करने के लिए भी अलिफी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका ठिकाना मेरे घर से मुख्तलिफ था और मैं इस वक्त अपने घर सिर्फ जाने के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर और गुजरी, मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने सोचा आधा घंटा और इंतज़ार कर लेता हूँ। अगर इस वक्त तक भी कोई सवारी ना मिली तो मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि 15 मिनट बाद ही एक खूबसूरत औरत मेरी टैक्सी के करीब आई और कहने लगी कि मुझे सवारी चाहिए। मैंने फौरन मुस्करा कर सर से पांव तक इस औरत को देखा जो उम्र में तो 35 से 40 साल के करीब थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और हुसैन नजर रही थी। इसका वजूद बहुत ही ज्यादा कोमल और नाजुक था। मेरे अंदर उसे देखने के बाद एक बेचैनी सी सरायत कर गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो इसने जो जगह बताई वो मेरे घर की तरफ तो हरगिज भी नहीं थी। लेकिन न जाने क्यों इस औरत को देखकर मैं दीवाना हो रहा था, इसलिए फौरन राजी हो गया और डबल किराया बता दिया। वो औरत फौरन से राजी हो गई क्योंकि शायद रात के इस शहर उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। मैंने इसे अपनी टैक्सी में बिठाया और टैक्सी चलाने शुरू कर दी। गाहे बगाहे में शीशे में से पीछे की जानिब भी देखता जा रहा था। वो औरत मुझे वाज़े नजर आ रही थी जो अपने मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ थी। मैंने यूं ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया और पूछा, मैडम जी इतनी रात को आप इतने सुनसान से इलाके की तरफ क्यों जा रही हैं? वहाँ तो बहुत कम ही आबादी है। दरअसल इस औरत ने जो इलाका बताया था वो अभी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ था, इसलिए दूर दूर इक्का दुक्का घर बने हुए थे। वो मुस्करा कर कहने लगी कि मेरा घर नहीं है यहाँ, तो मैं अपनी बहन के घर आई हुई थी। इसके बाद मैंने कुछ ना उसे कहा, लेकिन धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। उसने भी रफ्तार को लेकर कोई खास बात ना की, बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन में ही लगी रही। मेरी नज़रें बस शीशे के पास ही उसकी खूबसूरती का तवाफ करती ही जा रही थी और बार बार जज्बात बदल रहे थे। मेरी बीवी कितने दिनों से मैके जाकर बैठी हुई थी और मैं तन्हा था, और यही तन्हाई अब मेरे अंदर की उगती को बढ़ावा दे रही थी। शैतान मुझ पर हावी हो रहा था और मेरी निगाहें बहकने लगी थी। मैंने आहिस्तगी से इस औरत से पूछा, मैडम जी रात को अकेले तनख्वाह आपको डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे अकेले सफ़र करने की आदत है। अब घर ही ऐसी जगह है तो आना जाना तो पड़ता है। मैंने आम में सर हिलाया और जानबूझकर गाड़ी का एसी बंद कर दिया। चंद लम्हों में ही गाड़ी में पूरी तरह से गर्मी हो गई और पसीने आने लगे। इसने फौरन परेशानी से कहा, ऐसे क्यों नहीं चल रहा? मैंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा, पता नहीं शायद ख़राब हो गया है, पिछले कुछ दिनों से मसला कर रहा था। वो कहने लगी, मैं खिड़की के शीशे नीचे कर लेती हूँ। तो मैंने इनकार किया और कहा कि हालात ठीक नहीं हैं और ये तो वैसे भी सुनसान सा रास्ता है, इसीलिए शीशे न उतारे। अलबत्ता अगर आप चाहें तो अपनी चादर उतार दे ताकि गर्मी का एहसास कम हो। मेरी बात पर उसने अपनी चादर उतारकर एक तरफ डाल दी और बालों को लपेटकर कह रही, गहरी सांसें लेने लगी। गर्मी का मौसम था और इसी बंद होते ही गाड़ी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। इसकी चादर उतरने की देर थी कि मेरी निगाहों ने पूरी तरह से अपनी प्यास को बुझाना शुरू कर दिया। तो इंतहाई खूबसूरत निस्वानी हसन की वो मालिक थी और मैं बस उसे देखता जा रहा था। कुछ देर और गुजरी तो इसका पूरा लिबास पसीने से शराबूर हो गया था। इसका वजूद पसीने से चमकने लगा। मेरा तो हाल ऐसा ही था, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी इस गर्मी से भी कहीं ज्यादा थी। मैंने इसके तरफ देखते हुए पानी की बोतल उठाकर उसकी जानिब बढ़ाई और कहा, मैडम जी पानी पी ले, बस कुछ देर की बात है, फिर हम पहुंच जाएंगे। इसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली तो मैंने जानबूझकर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा दी। इसके हाथ बहुत ही नर्म और मुलायम और कोमल से थी। बना कुछ कहे उसने बोतल पकड़ी और घूंट घूंट पानी पी लिया और फिर थोड़ा सा पानी अपने सर पर भी डाल लिया, जिसकी वजह से इसका लिबास मजीद भी कर उसकी खूबसूरती को अया करने लगा। मेरे जहन में फौरन मेरी बीवी का ख्याल आलिफ, जो ना ही खूबसूरत थी और ना ही इसमें नसनी हसन था। वो एक सीधे सादे जिस्म की मालिक थी, जब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी नौरीन से करवाई थी, क्योंकि नारो नौरीन उनकी बहन की बेटी थी और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती की बीवी तोरेन को मुझे खुश रखना भी नहीं आता था। मैं जब भी इसके करीब जाता तो वो परेशान होती हुई घबराने लगती
पीछे हटती और कभी कभी तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी इनकार कर देती, और यही वजह थी कि मेरा दिल उसकी तरफ से इकट्ठा हो चुका था। मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो पूरी तरह मुझे खुश करे। जब से मेरी शादी नौरीन से हुई थी, तब से मैं हुसैन औरतों का दीवाना हो गया था। जहाँ कोई हुसैन औरत नजर आती तो मेरी निगाहें खुद ब खुद इस पर ठहर जाती, क्योंकि शायद ये हुसैन, ये खूबसूरती मुझे मेरे घर में नहीं मिल रहा था। और अब इस औरत की जवानी ने तो पूरी तरह ही मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि आज की रात में अपनी प्यास बुझा ही लूं। और वैसे भी नौरीन को अपने घर गए 1 हफ्ता होने वाला था, और फिलहाल इसका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। इसका दिल मेरे घर से कहीं ज्यादा अपनी माँ के घर लगता था। अभी मैं पिछले 2 दिनों से इसे बार बार कह रहा था कि वापस लूट कर अलिफ जाओ, लेकिन इसकी एक ही बात थी कि उसे अपने मैके में रहना है। मैंने भी दोबारा इस पर दबाव नहीं डाला था कि अगर वो अभी जाती तो कौन सा मुझे खुशी देती। उसे मुझसे कहीं ज्यादा अपने घर वालों से ही मोहब्बत थी। मैंने गाड़ी चिल्लाते दोबारा इस औरत को देखा, जो अब बहुत सुकून से गाड़ी की सीट पर पुश्त लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई थी, और उसका खूबसूरत वजूद पूरी तरह मेरी आंखों के सामने था। शायद वो हल्की नींद में थी, इसीलिए मैंने मौका का फायदा उठाया और इस इलाके में पहुंचने से पहले एक वीरान टैक्सी स्टैंड पर बढ़ता चला गया। वहीं अपनी गाड़ी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। गाड़ी रोककर मैंने एसी ऑन किया और आहिस्तगी से पिछली सीटों पर पहुंच गया। मेरी इस हरकत पर इस औरत की आंख खुली और वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी। मैंने जल्दी से इसके मुंह पर उंगली रखी और उसके करीब होते हुए कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गर्मी लग रही थी ना, इसीलिए मैंने एसी ठीक करके चला दिया है। वो हैरत से पूछने लगी, तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? मेरा घर तो अभी दूर है। मैंने मुस्कुराते हुए इसके खूबसूरत लबों पर अपनी उंगली फेरी और कहा कि कुछ देर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम बहुत ही हुसैन और खूबसूरत हो, और मैं चाहता हूँ कि आज की रात हम दोनों के लिए यादगार बन जाए। मैंने आहिस्तगी से इसके गीले लिबास के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मुझे इस वक्त का हरगिज भी खौफ नहीं था कि अगर वो शोर मचाएगी तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और गाड़ी के शीशे भी बंद थे। इसकी शर्ट की जिप को छेड़ते हुए मैंने इसके खूबसूरत चेहरे पर अपनी निगाहें जमा रखी थी, और वो मेरी आंखों में झांक रही थी। न ही इसने शोर मचाया था, न ही कोई हंगामा खड़ा किया था। मैंने आहिस्तगी से इसके बाजू से शर्ट को सरकाया और उसके गोरे चिट्टे कंधे पर अपने लब रख दिए। मेरी हैरत की इंतकाल नहीं थी कि इतना कुछ हो जाने पर भी ना उसने कोई पसो पेश की थी और न ही कोई हंगामा खड़ा किया था, बल्कि जैसे ही मैंने नजदीकियां बनाई तो उसने खुद मेरी कमर को पूरी तरह से किस्कुन जकड़ लिया, और फिर वो यूं मेरा साथ देने लगी जैसे वो इसी लम्हे के इंतजार में थी। मुझसे कहीं ज्यादा बेचैन और प्यासी तो वो लग रही थी। और फिर इससे पहले कि मैं इसे बेलिबास करता, इसने मुझे बेलिबास कर दिया था। उसकी ये बेताबियां मुझे और खुशी दे रही थी, और मैं सोच रहा था कि आज की रात तो और भी ज्यादा खूबसूरत और यादगार होने वाली है। इस औरत ने धीरे धीरे मेरे वजूद पर अपने हाथ पेपते हुए मुझे अपने और नजदीक किया था। गाड़ी के पिछले सीटों की लाइट भी बंद की थी, और फिर मेरे करीब होते हुए इसने आहिस्तगी से अपना बस खोला था। मैं समझ ना सका कि वो क्या कर रही है, लेकिन अगले ही बिल जब मुझे समझ आलिफ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस औरत के हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और उसने वो खंजर मेरे पेट के निचले हिस्से पर लगा दिया था। उसकी आंखों में अचानक ही मुझे सुर्खी नजर आई थी, और अंधेरे में भी मैं उसकी आंखों में मौजूद नफरत को अच्छी तरह से देख रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटना लगा तो उसने सख्ती से मुझे गर्दन से दबोच लिया। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अपनी ख्वाहिश पूरी करो और अच्छी तरह से पूरी करो। बहुत उग लगी है ना तुम्हारे अंदर? मैं चाहती हूँ तुम अपनी और मेरी उग अच्छी तरह से बुझाओ। साथ ही साथ उसने खंजर का दबाव भी पड़ाया और मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? ये खंजर तो पीछे करो। वो हंसते हुए कहने लगी, अलिफा पास अलिफा, मेरे बहुत शौक है ना तुम्हें जवान औरतों से खेलने का। मेरी तन्हाई का फायदा उठाना चाहते थे ना? अब क्यों पीछे हट रहे हो? अलिफा करीब खंजर पर उसने और दबाव बढ़ाया, और मुझे लगा जैसे किसी भी लम्हे वो तेजदार खंजर मेरे पेट के निचले हिस्से से अरपार हो जाएगा। मैं जल्दी से पीछे हुआ और जैसे तैसे मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पीछे की जानिब
नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वो मेरे पीछे ही गाड़ी से उतर आई। मैं पीछे पीछे कदम हटाता चला गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। कहने लगी, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, अभी तो शुरुआत है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को जो जवान औरत की तन्हाई का फायदा उठाते हैं। ये कहते हुए वो बहुत तेजी से मेरे करीब आई और खंजर का ऐसा वार किया कि मेरे पेट का निचला हिस्सा जख्मी हो गया। मेरी चीखें इस वीरान फिजा को चीरने लगी और मैं दीवानों की तरह सड़क पर तोड़ने लगा और वो मेरे पीछे पीछे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कभी किसी औरत को इतना बेखौफ नहीं देखा था। वो बिल्कुल नजर थी और दीवारों की तरह जिन्होंने अंदाज में मेरे पीछे भाग रही थी। मेरे जिस्म से खून का फवारा बहने लगा। मैं हाथ पक रही खून को रोकने की कोशिश कर रहा था और साथ ही इस औरत से अपने आप को बचाने की भी। मेरी आंखों के सामने नौरीन का चेहरा लहरा रहा था। मैंने कभी इसे ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था, न ही ने कभी मुझ पर गुस्सा किया था, ना ऊंची आवाज में बात की थी और ना ही मेरी बातों का बुरी तरह से जवाब दिया था। वो तो हमेशा सर झुकाकर रखती थी। अब पिछले कुछ अरसे से वो अपने मैके बहुत ज्यादा रहने लगी थी, लेकिन शायद वो सब भी इसलिए क्योंकि वो मेरे रवैये से परेशान थी। लेकिन मैंने कभी औरत का ये रूप नहीं देखा था जो ये औरत मुझे दिखा रही थी। भागते भागते मैं ज्यादा आबादी वाले इलाके की तरफ पहुंच चुका था और फिर उगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा क्योंकि मैं चकरा कर बेहोश हो गया था। जब होश आलिफ तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे पेट के नीचे जो जख्म आलिफ था इस पर टाँके लग चुके थे और मरहम पट्टी भी हो गई थी। मेरी बीवी और मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और दोनों के चेहरों पर परेशानी थी। आंखें खोलते ही मैंने घबराकर चीखें मारना शुरू कर दी। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, नौरीन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोनों मुझे समझाने लगी कि अब सब कुछ ठीक है। चंद लम्हों में मुझे सूरत हाल समझ आई तो मेरी चीखें रुक गई और मैंने परेशानी से अपनी माँ और बीवी को देखा और पूछा कि मुझे अस्पताल कौन लाया और आप लोग यहाँ तक कैसे। अलिफ अल्लाह कहने लगी कि किसी भले मांस का फोन आलिफ था कि तुम्हें किसी ने जख्मी कर दिया है और वो तो तुम्हें अस्पताल पहुंचा रहा है, इसीलिए हम भी अस्पताल अलिफ जाएं तो मैं फौरन बहू के साथ यहाँ पुलिस वालों ने तुम्हारी गाड़ी को भी ढूंढ लिया है और साथ ही तुम पर हमला करने वाली औरत काफी थोड़ा बहुत सुराग मिल गया है। बेटा वो कौन औरत थी जिसने रात के अंधेरे में तुम पर हमला किया था? मेरी माँ गैरत से मुझे देखते हुए पूछ रही थी जबकि नौरीन की आंखों में शकूक और शुबहात थे। अम्मा कोई पागल औरत थी, मैंने सवारी समझ कर बिठा लिया और वो मुझे ही मारने पे तुल गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आधी अधूरी बात अपनी माँ और बीवी को बताकर उन्हें मुतमईन कर दिया। दोनों मेरी जिंदगी और खैरियत की दुआएं मांगने लगी और फिर पुलिस वाले चले। अलिफी उन्होंने अम्मा और नरीन को बाहर निकाला और मुझसे बयान लेने लगे। मैंने उन्हें भी वही बात बताई जो अम्मा और नौरीन को बताई थी, लेकिन मेरी बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत गहरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे वो बताओ जो सच है। ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना बीवी जो तुम्हारी फजूल की बातों में अलिफ जाऊंगा। कौन थी वो औरत जिसने तुम पर हमला किया है? हमने कुछ जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है और इसका अच्छा खासा चेहरा भी हमें नजर अलिफ गया है, लेकिन तुम बताओ कि उसने तुम पर हमला क्यों किया? पुलिस इंस्पेक्टर का लिम लहजा इतना सख्त था कि मैं चाहकर भी झूठ न बोल सका और मैंने मजबूरी की हालत में उन्हें बता दिया कि मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने तन्हाई का फायदा उठाकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, लेकिन इसने उल्टा मुझ पर ही वार कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ तस्वीर मेरे सामने की और कहने लगा, ये वही औरत है ना? मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। ना जाने पुलिस वालों को इसकी तस्वीर कैसे मिली थी। पुलिस वाला कहने लगा कि तुम्हारी तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए अब मुकदमा आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम निकलोगे। पुलिस वाले की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहिब आप इस मुकदमे को बंद कर दें क्योंकि इस तरह तो मेरी बदनामी होगी। मगर इंस्पेक्टर साहिब कहने लगे कि अब तो पक्की एफआईआर कट चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। रही बात इस औरत की, तो उसने तुमसे पहले भी कई लोगों पर हमला किया है, लेकिन ये कभी भी खुद से हमला नहीं करती। जब भी कोई ऐसा मर्द इससे टकराता है, इसकी नीयत खराब हो, जो औरत का फायदा उठाना चाहता हो, तो ये उसे जरूर सबक सिखाती है। लेकिन जो भी है, अब मुकदमा अदालत में चलेगा। जिसकी नीयत खराब हो, जो औरत का फायदा उठाना चाहता हो, तो ये इसे जरूर सबक सिखाती है। लेकिन जो भी है, अब मुकदमा अदालत में चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने इस औरत को गिरफ्तार कर ही लेना है। पुलिस वाला मुझे सारी बात बताकर चला गया था और मैं खौफ से कांप उठा था, क्योंकि
अगर मुकदमा चलता तो बहुत सी बातें निकल कर सामने आती और मेरी बदनीति भी दुनिया की नज़रों में अलिफ जाती। मुझे समझ नहीं अलिफ रहा था कि मैं क्या करूं। शाम तक मेरी अस्पताल से छुट्टी हुई और मैं घर पहुंचा तो नौरीन रोते हुए मुझसे मुआफ़ी मांगने लगी। कहने लगी आपने मुझे कहा था घर वापस अलिफ जाओ, लेकिन मैं नहीं आई। अगर मैं घर अलिफ जाती तो शायद अब इतनी रात गए 10 टैक्सी स्टैंड पर खड़े ही ना होते। वो बहुत मासूमियत से कहने लगी इसे अपनी गलती मान रही थी, जबकि मेरा दिल तो कुछ और ही कह रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी, मेरी थी। शादी की पहली रात थी, मैंने उसे धुतकार दिया था ये कहकर कि इसका वजूद मुतनासिब नहीं है, इसमें निस्वानी हसन की कमी है। कितनी ही क्रीमें लाकर मैंने इसके हाथ में रख दी थी कि ये सब इस्तेमाल करो और अपना निस्वानी हसन बढ़ाओ, लेकिन मैं उसे गोरा करने की क्रीम लाकर देता तो कभी निस्वानी हसन बढ़ाने की मैंने कभी इससे मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि हमेशा उसकी कमियां ही निकालता रहा। शायद यही वजह थी कि वो अपने मैके में ज़्यादा दिन गुजारने लगी थी, क्योंकि जब भी वो मेरे पास होती तो मैं उसकी कुर्बत में उसके जिस्म को निशाना बनाता और बॉडी चैंपिंग से बाज ना आता। यहाँ तक कि वो मेरी कुर्बत से चढ़ने लगी। मैं जब भी इसके नज़दीक जाता वो भागने लगती, राह फरार इख्तियार करने लगती, राह फरार इख्तियार करती। और अब तो वो ज़्यादातर अपने महकमे में ही गुजारने लगी थी वक्त। दूसरी खूबसूरत औरतों में मुझे बेइंतकाल दिलचस्पी हो गई थी और अपनी ही बीवी से मेरा दिल भर गया था, और आज इसी बदौलत में इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गया था। अब ये मुकदमा अदालत में चलना था और उगे क्या होना था उसका मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए मैंने वक्त रहते नरीन के उगे हाथ जोड़ दिए और कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। तुम्हारी तज़लील की शायद यही वजह है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। नौरीन ने फौरन मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया, कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आपके साथ ज्यादती हुई है। आपको एक खूबसूरत औरत चाहिए थी जो जवानी से भरपूर हो, लेकिन आपको मेरे जैसी बीवी मिल गई। लेकिन इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मेरे वजूद की जो भी बनावट है वो सब कुदरती तौर पर है। मैं चाहूंगी तो अपने जिस्म को तब्दील नहीं कर सकती। मैंने अम्मा से कितनी ही बार कहा है कि मैं किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा कहती है कि बच्चा होने के बाद तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद मुतनासिब हो जाएगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद औरत के अंदर बहुत तब्दीली आती है। इसीलिए मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब भी हामला हो और बच्चे की पैदाइश के बाद अब के काबिल बन जाऊंगी। एक कहकर वो रोने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इससे कितनी अजियत में डाल रखा था। एक औरत के लिए सुनना कितना मुश्किल है कि वो नसनी तौर पर मुकम्मल नहीं है, जबकि इसमें इसका तो कोई कसूर ही नहीं होता। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि ये सब मेरे दिमाग का फतूर है। औरत के जिस्म से कहीं ज्यादा इसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। तुमने हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखा, मुझसे वफादार नहीं, मेरे घर और मेरी ज़रूरतों का एहसास किया। दरअसल यही तुम्हारी खूबसूरती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वो मेरे गिले से लग गई और कहने लगी अब परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं इसे क्या बताता कि मेरी असल परेशानी क्या थी। मुझे तो इस बात का खौफ था कि वो औरत अदालत में अलिफ कर क्या कहेगी, और फिर पूरे एक हफ्ते बाद अदालत में पेशी का वक्त उगा। मैं नौरीन और अम्मा को अपने साथ लेकर अदालत नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैंने इन दोनों को सख्ती से मना किया कि अदालत में उनका कोई काम नहीं है, और खुद अकेला ही वकील के साथ अदालत पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद कटहरे में इस औरत को लाया गया और फिर इस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, मैं अकेले ही बहुत परेशानी से गुजारा कर रही थी। मजबूरन मैंने नौकरी शुरू की तो इस मुआशरे के भेड़िया मर्दों ने मेरे लिए जीना मुश्किल कर दिया। जहाँ किसी को मौका मिलता वो मेरी ज़ात की धज्जियाँ बखेरने की कोशिश करता, और इसीलिए मैंने अपने पास खंजर रखना शुरू कर दिया। जब भी कोई मर्द मुझ पर बुरी नज़र डालता, फिर मेरी जवानी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता, तो मैं उसे ऐसी जगह खाओ देती कि इसकी मर्दाना काबिलियत ही ख़त्म हो जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम अकेली क्यों रहती हो, अकेले सफ़र क्यों करती हो, इसीलिए तुम्हारे साथ गलत होता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जज साहिब, क्या एक औरत का अकेले रहना गुनाह है? मेरा शौहर नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं, बहन भाई सब शादीशुदा हैं। मैं बहुत मजबूरी में अकेले रहती हूँ, मजबूरी में ही नौकरी करती हूँ और मजबूरी में ही तन्हा सफ़र करती हूँ। तो क्या इसका ये मतलब
है कि इस मुआशरे के बेड़ी ये मर्द मेरे वजूद को नोचने के लिए चले। अलिफ वो तो इस टैक्सी ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी कि ये मुझसे बच निकला, वरना शायद मैं इसे भी ऐसे घाव लगाती कि ये सारी जिंदगी के लिए अपनी मर्दानगी गवा बैठता। मैंने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि पहले उसने मुझ पर हमला किया था। अगर ये अदालत मुझे सजा देती है तो फिर इस अदालत को, हमारे मुआशरे के हर इस मर्द को भी सरा देनी होगी जो मुझ जैसी औरतों पर गंदी नजर रखते हैं। ये कहकर वो औरत रोते हुए चुप हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले कुछ दिनों में मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और आज इस बात का भी कि मैं किस तरह एक मासूम और मजलूम औरत के साथ ज्यादती करने वाला था। मेरे जज साहिब के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था ताकि इस औरत को सजा ना हो और मुझ जैसे मर्दों को सजा मिले जो गलत काम करते हैं। मेरे एतराफ जुर्म पर न सिर्फ वो औरत हैरान हुई थी बल्कि इसने मुझे मुआफ भी कर दिया था। इसका कहना था कि इस मुआशरे में एक दो नहीं बल्कि 90% ऐसे मर्द हैं जो तन्हा औरत का फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं तो वो मुझे मुआफ करने को तैयार है। इस औरत के मुआफ करने पर अदालत को दरख्वास्त कर दी गई थी और अदालत ने मुझे भी मुआफ कर दिया था और मैं वापस अपने घर लूट आलिफ था। घर आती ही मैंने नौरीन को सीने से लगा लिया था। अब मुझे अपनी बीवी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी थी। कभी कभी हम मर्द सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती को ही खूबसूरती मानते हैं, हम किसी औरत के साफ और शफाफ दिल को झांक कर नहीं देखते कि वो कितना प्यारा है। भले ही नौरीन जिस्मानी तौर पर खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह इसने मेरे घर बार को और मेरी माँ का ख्याल रखा था वो यकीनन एक बहुत ही मुकम्मल और हुसैन औरत थी। और वो औरत जिसे मैं अपनी ज्यादती का निशाना बनाना चाहता था वो तो पहले ही बे इंतहा दुख अपनी ज़ात पर झेल चुकी थी। फिर क्यों मैं इसे अपनी हवस का निशाना बनाकर उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तरगोर करना चाहता था। क्या हर वो औरत जो मजबूरन अकेले रहती है, अकेले गुजारा करती है, अकेले सफ़र करती है, वो हमारे मुआशरे में महफूज नहीं है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि आज की औरत को तन्हा जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मुआशरे में मर्दों के नाम पर सिर्फ भेड़िए मौजूद रह गए हैं? क्या एक औरत होकर अपने कभी बॉडी शेमिंग हरासमेंट का सामना किया है?